पिछले वीडियो के अंदर हमने जो ओम का नियम था उसका प्रायोगिक सत्यापन हम कर रहे थे और हमने परिपथ का निर्माण कर लिया था। परिपथ का निर्माण करने के बाद में हम क्या करते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर में जो मान आते हैं उन मानों के लिए हम एक सारणी बनाते हैं और इस सारणी में इधर विद्युत धारा का मान जो एमीटर से हम देख लेते हैं और इधर विभवांतर का मान जो कि वोल्टमीटर में देखते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका एमीटर है उसके अंदर जो मान था वो 0.5 एम्पियर है, वोल्टमीटर में विभवांतर का जो मान है वो 1 वोल्ट है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसी अनुपात के अंदर वोल्टमीटर के अंदर विभवांतर का मान भी बढ़ता जाएगा। अब जो विद्युत धारा और जो विभवांतर है उसमें हम ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ है वो सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। इधर हम विद्युत धारा का मान लेते हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर हम विभवांतर का मान लेते हैं तो हमारे पास से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। ये निष्कर्ष निकलता है कि जो विद्युत धारा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ता है। प्रतिरोध दोस्तों, प्रतिरोध को R द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध होता क्या है? आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों, प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं या संयोजन कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को देख लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। तो उसको हम श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ेंगे। ये 3 प्रतिरोध थे R1, R2 और R3, ये श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम परिपथ का निर्माण करें तो मैंने ये बैटरी लगाई, ये कुंजी लगा दी है और एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये एमीटर जोड़ दिया है और ये परिपथ पूरा हो गया। अब इसमें जो विभवांतर है वो तीनों प्रतिरोधों के अंदर अलग अलग होगा। इसका V1 है और इसका V2 और इसका है वो V3। इस प्रकार तीनों जो प्रतिरोध हैं उनका विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। अब देखिए दोस्तों, इस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इस परिपथ का कुल विभवांतर यानी कि कुल विभवांतर कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे भी अगर कोई और प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो हम Vn तक इसको लिख देते हैं। यहाँ पर n का मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार हो सकता है। तो इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। ओम के नियम से, ओम का नियम आप जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यदि हम R1 प्रतिरोध की बात करें, R1 प्रतिरोध का विभवांतर, R1 प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? V1 बराबर IR1। क्योंकि इनके अंदर जो विद्युत धारा का मान है समान है तो I में हमने जो विद्युत धारा का मान I समान है श्रेणी क्रम में तो I हमने लिखा है R1 प्रतिरोध है और V1 है जो कि R1 प्रतिरोध का विभवांतर है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार जो R2 है, R2 प्रतिरोध का विभवांतर देखेंगे तो V2 बराबर क्या आ जाएगा? IR2। इसको समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध का विभवांतर देखेंगे तो V3 बराबर IR3। इसको समीकरण नंबर 5। अब हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 1 था इसमें हम समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5 से मान रखें तो यहाँ पर देखिए V का मान है जो समीकरण 2 से हम लिखेंगे तो V का मान IR है जो समीकरण नंबर 2 से हमने यहाँ से लिखा है।
फिर बराबर V1 का मान समीकरण नंबर 3 से, और इसी प्रकार V2 का मान समीकरण नंबर 4 से, और V3 का मान समीकरण नंबर 5 से हम लिखेंगे। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इस प्रकार आगे भी कोई और प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो आगे हम और जोड़ देंगे। अब देखिए IR बराबर, इसमें कॉमन I आ रहा है तो I, तो यहाँ पर क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार I को उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे और भी कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो Rn तक हम लिख देंगे। तो श्रेणी क्रम के अंदर अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है या कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ये निकल आता है। इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे वो इन सूत्रों से निकालेंगे हम, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो इस प्रकार हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम संयोजन के लिए हम किस प्रकार कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं वो देखिए। दोस्तों हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, जैसे ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है और ये तीसरा प्रतिरोध है। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3। 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को हम अगर पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में हम जोड़ें तो इसके जो प्रथम सिरे हैं उनको तो एक जगह जोड़ेंगे और अंतिम सिरे हैं उनको एक जगह जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जुड़े हुए जो प्रतिरोध होंगे वो पार्श्व या समांतर क्रम में होंगे, यानी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक स्थान पर और अंतिम सिरे एक स्थान पर जुड़े हुए हो तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो पार्श्व या समांतर क्रम कहलाएगा। अब इसके लिए परिपथ का निर्माण करें तो इस प्रकार हम परिपथ का निर्माण कर सकते हैं। इसके श्रेणी क्रम में हमने एमीटर को जोड़ा है और इनके दोनों सिरों के ऊपर जो विभवांतर है वो V है, जो दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होगी। R1 प्रतिरोध के अंदर I1 होगी और R2 प्रतिरोध के अंदर I2 होगी और R3 के अंदर I3 होगी। तो इस प्रकार इसमें अगर जो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर समान होगा, लेकिन विद्युत धारा का मान है वो अलग अलग होगा। यदि इस पूरे परिपथ की कुल विद्युत धारा देखें तो क्या जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी प्रकार यदि इसमें और भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जैसे 4-5 कितने भी जुड़ सकते हैं, तो आगे Rn तक हम इसको In तक इसको हम लिख सकते हैं। जो n है उसका मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम ओम के नियम की बात करें, ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। हमें I का मान चाहिए तो पक्षांतर करें तो I बराबर क्या हो गया V बटे R। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं क्योंकि हमने इसको 1 मान लिया है। अब R1 प्रतिरोध के अंदर विद्युत धारा का मान देखेंगे, R2 के अंदर देखेंगे, R3 के अंदर देखेंगे तो हम लिखेंगे R1 प्रतिरोध में विद्युत धारा। तो R1 प्रतिरोध ये है, इसमें विद्युत धारा का मान देखेंगे तो क्या जाएगा I1 बराबर V बटे R1। इसको समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में विद्युत धारा, तो इसका मान क्या जाएगा I2 बराबर V बटे R2, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार R3 प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान क्या जाएगा I3 बराबर V बटे R3, इसको समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 1 के अंदर हम I1, I2 और I3 इनका मान रखेंगे इन समीकरण से 2, 3, 4 और 5 से। तो देखिए I का मान रखे हम, तो I का मान हमारे पास आया V बटे R बराबर I1 का मान है V बटे R1। देखो V बटे R1 समीकरण नंबर 3 से, प्लस I2 का मान है ये है V बटे R2 और इसी प्रकार I3 का मान क्या है V बटे R3। अब देखिए V बटे R बराबर इसमें कॉमन आ रहा है V,
कॉमन इसमें v को बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच गया 1/R1 प्लस यहाँ पर 1/R2 और यहाँ पर 1/R3। इसी प्रकार आगे तक क्या हो जाएगा 1/Rn तक। अब इस v को आप पक्षांतर करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार ये आगे तक चला जाएगा और 1/Rn तक ये हो जाएगा। तो अगर पार्श्व क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो इस प्रकार हम जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र का व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो दोनों सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करेंगे उनमें ये दोनों सूत्र काम में आएंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि कई जो हमारे परिपथ है उसमें समांतर और श्रेणी क्रम दोनों होते हैं, तो उनको हम एक जगह करके और फिर उसका आंसर निकालते हैं। तो ये दोनों सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा, और यदि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो प्रतिरोध है उनका प्रथम सिरा एक जगह पर और अंतिम सिरा एक जगह पर जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला कारक है चालक तार की लंबाई, और चालक तार की लंबाई को हमने L द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। तो देखिए चालक तार की लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी कि चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। यानी कि चालक तार की लंबाई को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं। यानी कि इनके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए L और R के अंदर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरा जो है वो चालक तार की मोटाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक तार की मोटाई बढ़ाएं या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान कम होता है। इसको समीकरण नंबर हम 2 लिख सकते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 ये है और 2 ये है, तो R समानुपाती का चिन्ह ऊपर L है और नीचे A है। यहाँ पर A नीचे था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई स्थिरांक लगाते हैं। यहाँ पर मैंने स्थिरांक लगाया है रो है, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, और L/A। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम इस रो है या प्रतिरोधकता का जो मान निकालें तो रो है बराबर क्या आ जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो RA/L इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर जो रो है इसको बोलते हैं रो है, और यह है विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता। मात्रक निकालें तो देखो जो R है प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है, और जो क्षेत्रफल है उसको हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और जो L है लंबाई है इसका जो मात्रक है वो मीटर है। अब 1 मीटर नीचे है और 2 ऊपर है तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा ओम गुणा मीटर। इसको ओम इंटू मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है और जो क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं और L है वो लंबाई है उसको हमने मीटर लिख दिया है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो ये जो मात्रक है इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें कंफ्यूज होते हैं। यदि प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाता है तो आप ओम लिखेंगे, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक पूछा जाता है तो आप ओम गुणा मीटर लिखेंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 2 चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या चालक तार की मोटाई,
ये प्रतिरोध को प्रभावित किस प्रकार करते हैं आपने समझ लिया होगा। अब तीसरा आता है तापमान प्रतिरोध को प्रभावित करता है। कुछ जो चालक तार होते हैं उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है और कुछ का बढ़ जाता है। जैसे एक उदाहरण दें कि 4 केल्विन ताप पर जो पारा है Hg, उसका प्रतिरोध का मान है वो 0 हो जाता है। इसी प्रकार अन्य जो कुछ और भी उपधातु वगैरह हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में कमी या वृद्धि होती है, यानी प्रतिरोध के मान परिवर्तित हो जाते हैं। फिर चौथा है पदार्थ की प्रकृति, यानी जिस पदार्थ से वो चालक तार बना हुआ है उसकी प्रकृति भी क्या करती है, प्रतिरोध को प्रभावित करती है। देखिए कुछ जो धातु होते हैं या कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का बहुत कम होता है। जैसे विद्युत हीटर की जो जंजीरें होती हैं उनका प्रतिरोध इतना उच्च होता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो लाल तप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। और जैसे जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम ये चालक तार है, इस चालक तार का जो प्रतिरोध है बहुत उच्च होता है, जिसकी वजह से जो विद्युत हीटर है उसकी जंजीर है वो गर्म और तप्त हो जाती है। तो इस प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये कारक थे। अगले वीडियो के अंदर हम अगला जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले इसी प्रकार के जो वीडियो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।